औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। प्रोग्राम नई सोच के नए एपिसोड में एक बार फिर आप अहबाब को खुशामदीद कहते हैं। आज के इस प्रोग्राम की ज़ीनत बने हैं बड़े ख़ास मेहमान हैं हमारे उस्ताद मोहतरम तोक़ीर अहमद साहब। आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इंशाल्लाह आज हम इनसे इंग्लिश के हवाले से यूनिवर्सिटी में जो BS इंग्लिश या MA इंग्लिश का जो कोर्स कराया जा रहा है उस हवाले से हम बात करेंगे। और जो अमूमन सवाल होते हैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स में जो इंग्लिश की डिग्री करना चाह रहे हैं कि इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, इसमें हमने क्या कुछ पढ़ना होता है और आगे हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं, तो इस तरह के जो सवालात होते हैं इंशाल्लाह उनके भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें और हमारे इस प्रोग्राम को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया दानिश, आपके यहाँ आने का, तशरीफ़ लाने का। जज़ाकल्लाह सर। आगाज़ हम करेंगे इंग्लिश के हवाले से। पहले बताइएगा कि मौजूदा दौर में इंग्लिश की अहमियत कितनी है, बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे मुल्क में। इंग्लिश की अहमियत से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारा जो फ़्लो है वेस्ट की तरफ लोग जा रहे हैं और अगर डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स देखें तो लाखों लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ से यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में निकल जाएं। ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक कंडीशन आती है आपको इमिग्रेट करने की, चाहे वो आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, चाहे आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, तो वो आपकी बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन जो है वो आपको प्रूव करनी होती है। उसके लिए इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट्स हैं, जैसे आइल्स है, PTE है। इसी तरह इवन पढ़े लिखे लोगों के लिए, जैसे हमारे मेडिकल के शोबे में डॉक्टर्स हैं, उनको भी लैंग्वेज टेस्ट पास करना होता है। तो इट्स एज एविडेंट एज द डे लाइट, आई वुड से, कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस जैसे दिन की रोशनी है, इसी तरह हमारी जो दुनिया में अब कामयाबी के लिए आपको इस लैंग्वेज में, अगर आपको बाहर निकलना है, आपको जॉब्स लेनी है, तो आपको वहाँ पे कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत इम्पोर्टेंस है। इसीलिए हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो इंग्लिश सीख जाए और फिर उस बेस के ऊपर वो बाकी स्किल्स के साथ वो जो है कामयाब रहेगा या रहेगी। मस्ट यूनिवर्सिटी के हवाले से बताइएगा कि इस वक्त यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं, उनमें स्पेसिफिकली किस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट का जो एक तलब इल्म होता है उससे यूनिवर्सिटी किस तरह से आगाही नहीं होती, तो उसे होता है कि हम यहाँ पे ऐसे पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, जिस तरह मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, क्या उसी तरह का यहाँ पे चीज़ होगी या यहाँ पे कुछ डिफरेंट पढ़ने को मिलता है? मीरपुर यूनिवर्सिटी में जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है ये 2009 में बिम्बर कैंपस में पहले इस्टेब्लिश हुआ और फिर 2021 में हमने अब मीरपुर कैंपस में भी इस्टेब्लिश किया है। पहले स्टार्ट हमारा MA इंग्लिश का प्रोग्राम होता था और फिर बाद में BS इंग्लिश प्रोग्राम। तो इस वक्त हम चूँकि MA इंग्लिश फेज़ आउट कर दिया है HEC ने, तो हम BS इंग्लिश में 2 डिफरेंट सेमेस्टर्स में एडमिशन ऑफ़र करते हैं। एक वो बच्चे जो FA FSC करके आते हैं उनको हम फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन देते हैं, और वो लोग जिन्होंने BA BSc या ADP प्रोग्राम्स अभी स्टार्ट किए हुए हैं कॉलेजेस में, वो जिन्होंने 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की है, उनके लिए हम 5th सेमेस्टर में डायरेक्टली एडमिशन देते हैं। तो एक किस्म की उनको 5th सेमेस्टर यानी 2 साल पढ़ के हमारे पास उनको BS की डिग्री 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की मिल जाती है। दूसरा सवाल जो आपका कि क्या वही ट्रेडिशनल एजुकेशन है, वही जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में, तो यहाँ मुख्तलिफ है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वो एनुअल सिस्टम में पढ़ते हैं, हमारे यहाँ एजुकेशन सेमेस्टर सिस्टम में है। तो एनुअल से सेमेस्टर में दुनिया ने शिफ्ट किया है, उसकी ज़ाहिर है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, खुसूसियात को देखते हुए। यहाँ पे आपका जो टीचर है वो जो कॉलेज में टीचर जिस तरीके से आपके साथ बातचीत करते हैं, जैसे आपसे पढ़ाते हैं, जैसे आपके साथ सलूक करते हैं, आप ख़ुद भी हमारे स्टूडेंट हैं इस डिपार्टमेंट के, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे टीचर्स का रवैया, हमारे टीचर्स की मैथडोलॉजी पर्टिकुलरली वो डिफरेंट होती है। और इसी तरह से एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जिसको हम कहते हैं, असेसमेंट कैसे की जाती है बच्चों की, एनुअल सिस्टम में आपको पता है डिफरेंट है मेथड। यहाँ पे आपका जो टीचर है वो आपकी प्रोग्रेस को इवेल्यूएट कर रहा होता है, उसके असेसमेंट के मुताबिक आप जो है। और फिर सेमेस्टर सिस्टम में 4 मंथ्स का सेमेस्टर है, तो 1 साल का लंबा दौरानिया नहीं होता, आप 4 महीने के बाद नेक्स्ट प्रमोट हो जाते हैं, अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। हम आपको बताएं कि BS इंग्लिश का करिकुलम इस तरह से डिज़ाइन हुआ है
कि उसमें लिटरेचर के कोर्सेज़ भी पढ़ाते हैं, उसमें हम लिंग्विस्टिक्स के कोर्सेज़ भी पढ़ाते हैं, और उसमें हम अलाइड जनरल कोर्सेज़, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, साइकोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, मतलब इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं जो लाइफ के हवाले से आपको जो रिलेटेड है, अदर देन द कोर सब्जेक्ट, आप उसके बारे में ज़ाहिर है आगाही रखते हैं और वो आपको लाइफ में काम भी आते हैं। थैंक यू सर। आगे आपने कम्युनिकेशन की बात की कि लैंग्वेज हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हम कम्युनिकेट कर पाएँ। अमूमन हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो राइटिंग तो अच्छी कर पाते हैं, रीडिंग भी किसी हद तक ठीक होती है उनकी, लेकिन जब वो स्पीकिंग पे आते हैं या कम्युनिकेशन, तो वो बड़ा उनके साथ एक इशू होता है। तो क्या इन कोर्सेज़ में इस तरह की एक्टिविटीज़ या कुछ इस तरह के कोर्सेज़ हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं? डेफिनेटली, देखें, चाहे वो रीडिंग और राइटिंग हो, चाहे वो स्पीकिंग और लिसनिंग हो, ठीक है, ये तो हमारे फर्स्ट ईयर के जो 2 सेमेस्टर्स हैं उसमें हमने ये कोर्सेज़ डिज़ाइन किए हैं कि बेसिक्स में ही बच्चों को पहले साल में ही हम बेसिक स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है उसमें स्पीकिंग एंड लिसनिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं, और दूसरा कोर्स जो हमारा है वो रीडिंग एंड राइटिंग का है। तो इस तरह जो लैंग्वेज स्किल है वो नहीं होगी तो बाकी जो हमारे कोर कोर्सेज़ हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में, वो बच्चों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। तो कोर्स डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि फ़र्स्ट ईयर में बच्चे की जो बेसिक कम्युनिकेशन है वो पहले 2-3 सेमेस्टर्स में फ़ोकस किया जाए, और वो ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग और कम्प्रीहेंशन जो है वो बेहतर हो और वो समझ सकें, समझ के पढ़ें, बजाय जो हमारा एक पुराना ट्रेडिशनल क्रैमिंग का या मेमोराइजेशन का तरीका है उसको हम डिस्करेज करते हैं, आपको पता है। और हमारे यहाँ इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है कि बच्चे की कम्युनिकेशन बेहतर हो। आपने अभी एक सोसाइटी बनाई है इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी के नाम से, तो इसका पर्पस क्या है और इससे स्टूडेंट को कैसे बेनिफिट होगा? ये मैं बड़ा खुश हूँ जो कि पीछे 2-3 एक्टिविटीज़ भी हुई हैं, और ये बहुत टाइम से ड्यू था कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में लिटरेरी सोसाइटी नहीं है। बच्चे लिटरेचर पढ़ते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए कोई फोरम भी होना चाहिए। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि वो बच्चे जिनका लिटरेरी माइंड है, लिटरेरी टेस्ट है, उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जिसके ऊपर वो अपने उस टैलेंट को, लिटरेरी टैलेंट को प्रैक्टिस कर सकें। तो इसमें ज़ाहिर है एक बड़ी फील्ड है लिटरेचर, चाहे उसमें वो ड्रामा प्ले करना चाहे उसमें वो अपनी राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेशन के ज़रिए, मसलन पोइट्री, जो बड़े अच्छे पोइट्स हैं हमारे पास, इसी तरीके से डिबेटिंग सोसाइटी विद इन लिटरेरी सोसाइटी हो सकती है। मैं चाहता हूँ बच्चे जो है वो डिफरेंट फील्ड से जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनको बुलाएं इस प्लेटफॉर्म से, वो आके बच्चों से मुखातिब हों, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। तो लिटरेरी सोसाइटीज़ आई थिंक तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इस्टेब्लिश होती हैं, और उसके प्लेटफॉर्म से वो बच्चे जो लिटरेचर में इंटरेस्ट रखने वाले होते हैं वो इससे फ्लोरिश भी करते हैं, इससे नाम भी कमाते हैं, और उनको एक एनवायरनमेंट अदर देन वो जो क्लासरूम, कोर्सेज, एग्ज़ाम, उस प्रेशर से निकलने के लिए लिटरेरी सोसाइटी का प्लेटफॉर्म मैंने बच्चों को प्रोवाइड किया है। बहुत अच्छा एक फैसला था आपका और बहुत कुछ सीखने को मिला है। कि आप खुद माशाल्लाह से पायनियर जनरल सेक्रेटरी हैं हमारी लिटरेरी सोसाइटी के, और ये ज़ाहिर है आपको ये हमेशा याद रहेगा कि इस डिपार्टमेंट में प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो कौन लोग थे। सर, एआई की मदद से एक लैंग्वेज मॉडल ChatGPT बनाया गया, तो आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक जो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसे इफेक्ट करेगा? और सेकेंडली जो जॉब्स की हम बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग में हम देख लें कि अब स्टूडेंट एक क्लिक पे असाइनमेंट तैयार कर सकता है, तो वो टीचर उसे कैसे इवेलुएट कर पाएगा? और जो जॉब्स की हम बात करें तो बहुत से कंटेंट राइटर या ईमेल या बिजनेस प्रमोशन, हम डिस्क्रिप्शन किसी चीज़ की लिखते हैं तो वो पहले वो रखते थे एक बंदा के यार ये हमें कर देगा, अब तो हर बंदा खुद कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि किस देखें, जब भी कोई इनोवेशन होती है तो हमारे हिस्ट्री ये बताती है कि हमने कभी वेलकम नहीं किया ओपन हार्ट से, लेकिन मेरी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी आसानी के लिए है, चाहे वो ChatGPT है, चाहे इस तरह के बहुत सारे अब जो है वो प्रोग्राम्स आ गए हैं, गूगल ने भी उसको लॉन्च किया है, बार्ड को, और इस तरह के दूसरे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ रियलिटी, इसके आंखें आप कबूतर वाली बात है, आप बंद कर लें तो अलग बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एक रियलिटी है, और हमें उस को यूज़ करते हुए इंसान की ज़िंदगी में जो आसानी है, अब
आपका जो सवाल है कि एजुकेशन में टीचर और स्टूडेंट उस इवैल्यूएशन में जो लर्निंग प्रोसेस है वो कितना इफ़ेक्ट होगा। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि अगेन इट डिपेंड्स ऑन द यूजेज। ठीक है। अगर आप इसका पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो घर बैठे एक टीचर आपके पास मौजूद है। सही। आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप बजाय इसके कि चैट जीपीटी के ज़रिए लिखवाएं, आप लिख के उससे कमेंट लें कि आपकी राइटिंग में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो एक टीचर एक लिमिटेड आवर्स में आपके पास कैंपस में आपको आना पड़ेगा। चैट जीपीटी या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो आपके पास आपके मोबाइल में हर वक्त अवेलेबल हैं। दूसरी बात, यहाँ तक आपने कहा कि असाइनमेंट्स वगैरह बनी बनाई या उसकी हेल्प से, तो जहाँ बीमारी है वहाँ दवा भी है उसकी जो है वो आ जाती है। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो डिटेक्ट कर पाते हैं। और सॉफ्टवेयर्स को छोड़ दें, जो टीचर है ना, टीचर असेस कर सकता है कि ये मेरे स्टूडेंट ने लिखा है या इसने कॉपी पेस्ट किया है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि इस प्रोसेस में कोई ख़राबी नहीं आएगी टीचर और स्टूडेंट के। हाँ, स्टूडेंट को एक्स्ट्रा एज और एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि वो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स को यूज़ करके अपनी लर्निंग के प्रोसेस को मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकता है, कर सकती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे डेवलपमेंट है इंसानी तरक्की के उस प्रोसेस के। बहुत शुक्रिया सर। सर, कोई भी स्टूडेंट जब एडमिशन लेता है तो सबसे पहला जो उसके जहन में एक सवाल बनता है वो यही होता है कि जब डिग्री मुकम्मल करूँगा तो फिर क्या करूँगा। तो इंग्लिश की ये जो हमारा कोर्सेज़ हैं BS और MA वाला, ये हम कोर्स जब कंप्लीट करेंगे तो टीचिंग के अलावा हमारे पास कौन सी जॉब्स अवेलेबल हो सकती हैं, या अगर हम आगे पढ़ना चाहें तो क्या सिर्फ स्पेसिफिकली हम इंग्लिश में जा सकते हैं या और सब्जेक्ट्स में भी जा सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दानिश आपका। वो बच्चे जो इंग्लिश में एडमिशन लेना चाहते हैं या वो बच्चे जो इंग्लिश में एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं, हमारे यहाँ ये बात वाकई सच है कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो टीचिंग में चले जाते हैं, क्योंकि टीचिंग में इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है। वो स्कूल्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कॉलेजेस में भी, और लैंग्वेज इंस्टीट्यूट भी। अब आज आपको पता है कि लैंग्वेज स्किल के लिए बाहर जाने के लिए एक आपको लैंग्वेज की बेसिक्स ज़रूरी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा भी बड़ी फील्ड्स हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले ये कंटेंट राइटिंग की बात कर रहे थे, तो कंटेंट राइटिंग इज़ वन ऑफ दोज एरियाज़ जहाँ पे आपको ज़्यादा एज होगा एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज जिस बच्चे ने पढ़े, इंजीनियरिंग की है या साइंसेस में है या ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स के दूसरे शुबों में है। आप 4 साल इस डिपार्टमेंट में जब मुख्तलिफ़ कोर्सेज इंग्लिश के पढ़ते हैं तो आप डिफरेंट अप्रोच होती है आपकी एज़ कम्पेयर टू एक इकोनॉमिक्स वाला बच्चा है या इस्लामिक स्टडीज़ वाला है या अरबिक वाला है। ठीक है। तो इसके अलावा टीचिंग और इसके अलावा एक देखें, हमारे यहाँ मुल्क में अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो CSS टॉप सबसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंसिडर किया जाता है, और उसके बाद उसकी सिलेक्शन से जो लोग जॉब करते हैं वो बड़े रिस्पेक्टेबल समझे जाते हैं। तो CSS में सबसे बड़ा जो मुश्किल पेपर कंसीडर किया जाता है जनरली आम, वो है इंग्लिश एसे का या इंग्लिश कंपोजिशन का। तो अगेन मैं फिर यही कहूँगा कि इन बच्चों को वो एज होता है क्योंकि 4 साल आपने गुजारे हैं, तो फिर अगेन उसमें आपको आसानी होती है कम्पीट करने। इसी तरह हमारे अपनी स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस के या डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, अगेन वहाँ पे आपकी लैंग्वेज स्किल्स मैटर करती हैं, लैंग्वेज, तो वहाँ पे आपको एज आता है, उस फील्ड में भी आपको कामयाबी मिल सकती है। इसी तरीके से एज अ राइटर, चाहे वो जर्नलिस्ट, एज अ राइटर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, आप अखबार में लिखना चाहते हैं, आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं, आप डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल जो मैगज़ीन्स या न्यूज़पेपर्स हैं उनके लिए लिखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वाली फील्ड भी है। इसी तरीके से आजकल आपने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वेश्चन किया था, तो आपको पता है कि अब हमारे लोग गवर्नमेंट सर्विसेज या पर्टिकुलरली जॉब से हट के फ्रीलांसिंग आप जिसको कहना है किस तरफ आ रहे हैं। तो अगर आपकी लैंग्वेज के ऊपर अच्छी ग्रिप है, 4 साल आपने अच्छा पढ़ा है, आप अच्छा लिख सकते हैं, तो आपके पास ये भी एक स्कोप है कि आप घर बैठे अपने बिज़नेस, अपनी जॉब, इसके साथ साथ आप अपने जो है फ्रीलांसिंग, ब्लॉग राइटिंग, इवन अब आप देखें कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो भी पेड हैं। आपके यूट्यूब पे आप बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, आप ट्विटर पे पेड असाइनमेंट्स कर सकते हैं। तो हमारे वो बच्चे जो दाखिला लेना चाहते हैं, ये ना समझें कि सिर्फ आपके पास
टीचिंग का ही स्कोप है। टीचिंग के अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद डेफिनेटली आपको एज होगा। फर्दर स्टडीज़ करनी हो तो उनके लिए क्या पर्सपेक्टिव है, मैं पहले उसके ऊपर बात कर लूँ। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इसकी 2-3 डिफरेंट फील्ड्स हैं। जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो आप अपना पोटेंशियल इवैल्यूएट कर लें ड्यूरिंग स्टडीज़ BS के, कि आपको लैंग्वेज स्टडीज़ में जाना है, आपको लिटरेरी स्टडीज़ में जाना है, या आपको टीचिंग रिलेटेड फील्ड में जाना है। तो इस तरह फिर लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर और आपकी जो है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ELT हम उसको कहते हैं। तो उसी के मुताबिक फिर आप अगर MPhil करना चाहते हैं, MS करना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफ़र करती हैं, स्कॉलरशिप ऑप्शंस होते हैं, पता है आपको। मैं तो ये कहूँगा कि वो बच्चे जो फ़ारिग हो रहे हैं हमारे BS से, दे मस्ट लुक फॉर स्कॉलरशिप्स, नेशनल, इंटरनेशनल। आप बिल्कुल जो कम्पिटेंट बच्चे हैं वेबसाइट यूनिवर्सिटीज़ की जाएँ, मुख्तलिफ जो स्कॉलरशिप ऑफ़र करने वाली वेबसाइट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, NGOs हैं, आप वहाँ जाएं और अपना बायोडाटा फिल करें, अप्लाई करें, एडमिशन्स के लिए अप्लाई करें। तो ये 3 डिफरेंट, पहले तो आप अपना पोटेंशियल देखें कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है। तीनों फील्ड्स माशाल्लाह से, ये नहीं मैं कहूँगा कि ये एक पर्टिकुलर फील्ड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं या दूसरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीनों फील्ड्स इंग्लिश की जिसमें भी आपका अपना पोटेंशियल है, आप उसमें आगे बढ़ें और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें। वो बच्चे जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, दैट मीन्स आप उसके बाद यूनिवर्सिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। MPhil करते हैं हम यूनिवर्सिटी में, टीचर्स MPhil एजुकेशन लेते हैं, PhD करके आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, इजीली उनको जॉब मिल जाती है। थैंक यू। आखिर पे जो हमारे देखने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो या तो इंग्लिश में आ रहे हैं या आ चुके हैं, या कुछ होंगे जो सोच रहे हैं कि इस सब्जेक्ट्स में आए ना आए, तो उनको आखिर पे क्या पैगाम देंगे इस सब्जेक्ट के हवाले से, या अगर उनके पेरेंट्स देख रहे हैं? कि वो तमाम स्टूडेंट्स, ये पोटेंशियल स्टूडेंट्स जो BS इंग्लिश में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस वक्त ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान की हैं, वो पंजाब में हैं, वो आज़ाद कश्मीर में हैं, उन्होंने एडमिशन्स ऑफ़र किए हैं। इसी तरह मीरपुर यूनिवर्सिटी में भी BS के तमाम सब्जेक्ट्स में दाखिले जो है वो ओपन है, BS इंग्लिश में भी दाखिले जारी हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आपने अगर BS इंग्लिश करना है या इंग्लिश आपकी इंटरेस्ट है, तो जिस यूनिवर्सिटी में, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मैं वेलकम करूँगा, अगर आप मस्ट में आना चाहेंगे दाखिला लें आप ज़रूर। और अगर आप लोग दूसरे शहरों में देख रहे हैं, दूसरे सूबों से देख रहे हैं, तो आप वहाँ पे आपके जो इंटरेस्ट है, जिस यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं दाखिला लेने के, आप ज़रूर लें। जहाँ तक इसमें पर्सपेक्ट की बात है, तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में आप जहाँ पे भी आप डाटा लेंगे, सबसे ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेते हैं। उसकी डेफिनेटली रीज़न है कि आप इस डिग्री के बाद आपके पास बहुत सारे रोज़गार के ऑप्शंस होते हैं, आप बेरोज़गार नहीं रहते, आप घर बैठे भी फ्रीलांसिंग से काम कर सकते हैं, आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, आप लैंग्वेज टीचिंग अपने एकेडमी का बना के भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर ख़ुद इमिग्रेट करना चाहते हैं बैरून मुल्क, तो आपकी लैंग्वेज स्किल्स ऑलरेडी अच्छी होती हैं, आप वहाँ जाके भी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं। तो मैं आप तमाम लोगों को आई वुड विश यू गुड लक, और अपनी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें। पर्टिकुलरली सवाल ये था कि जो बच्चे इंटरमीडिएट अब आप लोग रिज़ल्ट वेट कर रहे हैं, या आपने पहले से FA FSC कर रखा है और आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि आप BS इंग्लिश में एडमिशन लें और 4 साल आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें, अपने जो है वो कनेक्शंस बनाएं, दोस्त बनाएं, और उसके बाद साथ साथ बाकी जो बेसिक स्किल्स हैं उनको भी लर्न करें और ज़िंदगी में कामयाबियाँ समेटें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त का, कि आपने हमारी काफ़ी रहनुमाई की। इसके अलावा भी अगर आपको इंग्लिश के हवाले से किसी किस्म का सवाल हो, तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश में इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगा, या अथॉरिटी से वो भी इंफॉर्मेशन लेके हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहुत शुक्रिया हमारा ये प्रोग्राम देखने का। इंशाल्लाह इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम भी आपकी खिदमत में हम हाजिर करते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
थैंक यू दानिश।